Hello, dear student. Welcome to all of you. Today we all learn about to average value of alternating current and रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मीन्स हमको औसत वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा की औसत वैल्यू पढ़नी है और वर्गमूल माध्यमान पढ़ना है। बाद में जब वर्गमूल माध्यमान को हम पढ़ लेंगे और उसमें एवरेज वैल्यू की हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जो रेशियो आती है वो आती है 1.1 आएगी। ठीक है, उसी के कारण 1.1 के रेशियो के कारण जो भारत में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 99% केस में 11 के गुणनफल में होता है। जैसे भारत में जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट जो भी है एंड सो ऑन, वो 11 के गुणनफल में ही होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि जो भारत में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 के गुणन में क्यों होता है, 11 के मल्टीपल में क्यों होता है, यानी 220 वोल्ट क्यों होता है, 440 वोल्ट क्यों होती है, 11,000 मतलब 11 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये आंसर होगा कि जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वर्गमूल माध्यमान की वैल्यू है और जो औसत मान है इनका जो रेशियो आता है 1.1 आता है। इसको हमको यहाँ पे डेरिवेशन करना है और इस 1.1 के कारण जो इसकी वैल्यू होगी 11 का जो है गुणनफल में भी भारत में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड केस जो भारत में फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, हमने प्रीवियस क्लासेज में बताया था। तो ये हर कंट्री में नहीं होती है। जो लाइट की अल्टरनेटिंग करंट की जनरेशन होती है हम लोग की जो डिवाइसेज ऐसी बनाई गई कि 50 पे ही वर्क करे। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कहीं कहीं पे 100-110 पे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, कहीं पे इंग्लैंड पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सॉल्व करेंगे कहीं पे। तो अपने अपने देश की फ्रीक्वेंसी अलग अलग सेट करने की, पावर जनरेशन करने की अलग अलग मेथड है। जैसे अगर कोई भी चार्जर, अगर मान लीजिए कोई भी विदेश से, फॉरेन से अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर होकर वहाँ से आए तो यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ की फ्रीक्वेंसी जनरली दुबई की 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो भारत में जो मेथड होता है लाइट के लाइट को जनरेट करने का वो 50 हर्ट्ज पे शूट करता है। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं धारा के पहले कुछ सिंपल डिफिनीशन है, उसके बाद में छोटे से समाकलन 1-2 लाइन बता दे रहा हूँ और ये दोनों डेरिवेशन जो है वो समाकलन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपकी लाइट की ये लाइट का जो साइन कर्व होता है इस प्रकार से होता है ना, यहाँ पे, और इसका जो जनरल इक्वेशन हमने दिया था ये था E = E0 sin ओमेगा t। अगर करंट के फेवर में हम कहें, ये अगर वोल्टेज का है तो V = V0 sin ओमेगा t। करंट की जब हम बात करेंगे तो I बराबर आपका हो जाएगा I0 sin ओमेगा t। आपकी ये वैल्यू हो गई। ये जो ओमेगा टी होती है, जो ये साइन का पूर्णांक है, इसको हम कहते हैं फेज, कला। ठीक है, तो जब कला की बात आएगी तो इस इक्वेशन में कला में कितना है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ये जो साइन का पूर्णांक है, जो कोण की वैल्यू है ओमेगा टी, इसको हम कहेंगे ये फेज है, कला है। तो जब कला की बात आएगी तो यानी इस इक्वेशन में ओमेगा टी ये कला है। दूसरी जो वैल्यू आती है इसको हमको पढ़ना है कि आवर्तकाल क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो डिफिनीशन से होते हैं आवर्तकाल की पीरियाडिक टाइम या टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि पहले क्लास में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक साइकिल है। ठीक है, तो इस साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगेगा, यानी एक साइकिल आपकी ये है ना, एक साइकिल पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय लगेगा उसको हम उस प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। और यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और टी की जो वैल्यू होगी ये फार्मूला होता है 2π/ओमेगा। इसको नोट कर लीजिए। आवर्तकाल जो है T = 2π/ओमेगा होती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा में अगर भारत में कहें तो एक सेकंड में ऐसे ऐसे साइकिल कितनी बार चलेगी, 50 बार। ठीक है, तो एक साइकिल चक्कर करना, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लेगा उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है, और आवर्तकाल की वैल्यू हो जाएगी 2π/ओमेगा। नेक्स्ट हमारी आती है आवृत्ति। तो हमने कला को बता दिया, आवर्तकाल को बता दिया, आपकी बताएंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो यानी आपकी हो गई आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो होती है बाबू,
एक सेकंड में कितनी दोलन कर सकती है, एक सेकंड में कितनी जो है ऑक्सीडेशन, कितने आवर्तकाल कंप्लीट कर सकती है, कितनी साइकिल पूरा कर लेगी, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यानी एक सेकंड में किए गए पूर्ण किए गए कंप्लीट साइकिल की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यानी अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/T, ये फार्मूला हो जाएगा। और T की जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यानी 2π ओमेगा, ओमेगा ये रेसिप्रोकल है, ऊपर चला जाएगा तो यानी आपका हो जाएगा ओमेगा/2π, ये हो गई फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो ये हो गया आवर्तकाल, आवृत्ति, उसके बाद में हो गया फेज यानी कला। तो यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा टी हो क्या है, फेज है। फिर बाद में जब सर्किट डायग्राम में जो है सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे फेज को आप लोगों को बार बार समझना रहेगा, ठीक है। अब हम ये बेसिक कंप्लीट हो गई आपकी जो टॉपिक थी। अब हमको यहाँ पे पूरा करना है माध्यमान, औसत मान। हमारी हेडिंग डालिए जो आज की टॉपिक है, औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक छोटी सी 9th 10th की कॉन्सेप्ट आएगी, टर्म्स आएगी, उसको हम समझ लेते हैं 1 मिनट या 2 मिनट में, जो भी वीडियो लगे, ठीक है। जैसे हमको ये पता है कि I जो करंट होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है, या 10th में पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। यानी I इक्वल टू हो जाएगा Q/T, ठीक है। अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस के टाइम पे बात करें, औसत मतलब छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग बात करें, तो यानी आपका ये भी हो सकता है I इक्वल टू dQ/dt, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लगा सकते हैं, ये I इक्वल टू dQ/dt हो गया, ठीक है। एवरेज की वैल्यू हम जब बात करेंगे, एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल समय, कितना आवेश, टोटल कितना है, टोटल कितना समय है। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/T, ये औसत है ना, I एवरेज इक्वल टू Q/T हो जाएगी। उसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको ये पता है कि I इक्वल टू क्या है, dQ/dt है, d/dt मतलब क्या है, अवकलन है। तो हम इस इक्वेशन को अगर dq लिखना हो तो dq के जगह पे हम तिरछा गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I dt लिख सकते हैं ना, यानी dq इक्वल टू हो जाएगा आपका I dt, ठीक है। और अगर हम इसका समाकलन कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, समाकलन करें, तो यानी आपका हो जाएगा dq और यहाँ पे हो जाएगा I dt, ये हो गया। और dq का dx का समाकलन होता है x, हमने बेसिक क्लासेज में बताया था, dy का होता है y, dz का होगा z, dp का होगा p। तो यानी अगर dx का समाकलन हम कहें तो dx का समाकलन हो गया x, तो dy का हो जाएगा y, तो अगर dq का हम कहें तो कितना हो जाएगा q। तो यानी हमसे यहाँ पे मिल गया q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख लें अगर, तो इसके जगह पे I एवरेज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा I dt, ठीक है, अपान ये तो Q के जगह पे हो गया। और उसके बाद में जब T के जगह पे देखेंगे तो कुल समय, छोटे छोटे कुल समय है, ये जो T हमने लिखा है कुल आवेश बटे कुल समय, तो जो कुल समय है उसको हम dt का क्या करें, डिफरेंशिएशन कर और उससे इंटीग्रेशन कर दे तो आपका हो जाएगा dt, यानी I एवरेज की जो वैल्यू हमारी मिल गई I dt/dt, ये इसको नोट करना हो कर लीजिए। और यहाँ से एक चीज ये भी है कि अगर समय के सापेक्ष में किसी भी चीज की वैल्यू हम देखें, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे P एवरेज होता, पावर एवरेज रहता, तो यहाँ पे हो जाता P dt/dt, ठीक है। अगर वर्क का एवरेज लेते समय के सापेक्ष में तो W dt/dt, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम समझाने के लिए बता दिए, I dt/dt हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
हमारी जो टॉपिक है औसत मान है, तो औसत मान का हमने जनरल इक्वेशन बता दिया कि ये इक्वेशन आपका होता है आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये हमने फार्मूला बताया है। ठीक है, अगर हम इसका औसत बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की जो औसत साइकिल होती, एवरेज होती, एक साइकिल की जो एवरेज होती वो होती 0। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि अगर ये मान लीजिए +5 है और ये नीचे क्या हो गया -5, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यानी एक औसत साइकिल किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यानी इनकी औसत एक साइकिल ये है, तो यानी ये कंप्लीट थी, तो t का आधा कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये भी हम देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की साइकिल में, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार क्या होता है, 2 ऐसी जगह होती है जहाँ पे समय के सापेक्ष में वैल्यू 0 आती है। एक यानी यहाँ पे आ गई, एक आपकी यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई। तो यानी एक पॉइंट ये 0 हो गई, एक पॉइंट ये, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में 3 जगह आई और एक अर्ध साइकिल में 2 जगह आई। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में 2 जगह और एक पूरी कंप्लीट साइकिल में कितने जगह पे वैल्यू हो रही, 0, 3 जगह पे 0 हो रही है। ये हमको बेसिक डिस्कस करना है। अब हम यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के एवरेज साइकिल में जो किसी भी वैल्यू आती है करंट की, वो कितनी आती है, 0 आती है। अब चूंकि 0 आ रही है तो ये कोई वैल्यू 0 को नहीं करना है, तो यानी हमको ये हाफ साइकिल में हम देख लें, यानी अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 आ गई तो इसकी वैल्यू -10 आ जाएगी। यानी हमने अगर डेरिवेशन कर लिया, इसकी वैल्यू 100 आ गई तो दूसरे की हमने कितना निकाल लेंगे, -100 निकाल लेंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं कि इसकी हाफ साइकिल कितनी आ रही है, कितनी अर्ध जो है साइकिल आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और आधे चक्र के दौरान ही ये जो हम ये पूरे चक्र के दौरान की बात नहीं करेंगे, आधे चक्र के दौरान की बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जो मेन वैल्यू है एवरेज, हमने यहाँ पे फार्मूला हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, आई एवरेज की वैल्यू जो आई डी टी अपॉन ये। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ये फार्मूला जब लिखेंगे बाबू यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा आई डी टी। आई के जगह पे जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने पहले इस चैप्टर के पहले ही क्लास में क्या किया है, डिराइव कर दिया है। उसके बाद में जब हम यहाँ से देखेंगे तो अगर इसी के जगह पे ये वैल्यू हम रखें, इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखें, तो ये आपका हो जाएगा आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की जगह पे हमने वैल्यू रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे डी टी है तो हमने रख लिया डी टी। नेक्स्ट जब देखेंगे लिमिट, हम देखेंगे कि बाउंड्री कहाँ से तो 0 से लेके यहाँ तक हम निकाल रहे हैं ना। 0 से लेके कहाँ तक निकाल रहे हैं, आधे के निकाल रहे हैं। तो यानी 0 से लेके क्या हो जाएगा, t/2 तक। मतलब ये हाफ साइकिल पे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता तो 0 से लेके कहाँ तक, t तक। तो जो हम समाकलन में लिमिट लगाएंगे, यानी आपका ये हो गया 0 से लेके, एक आधे चक्र की बात है तो यानी 0 से लेके t/2 तक। तो यानी आपका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t/2। ठीक है, और जो नीचे वाला है dt है, तो dt का भी हो जाएगा आपका dt, और यहाँ पे भी इसका भी लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेके t/2 तक। तो यानी हो गया 0 से लेके t/2 तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे इसी वैल्यू पे लिखेंगे कि i के जगह पे वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, या हम अगर dt के जगह पे लिखें तो dt के जगह पे अगर समाकलन, अभी हमने बताया कि dt का समाकलन कितना होगा, t होगा। ठीक है, और अगर dt का समाकलन मान लीजिए रफ पे कहीं पे अगर हम देख रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है dt और यहाँ पे लिमिट है 1, अपर लिमिट हो गया 2, मतलब लिमिट हमारी चालू कहाँ से कहाँ पे हो रही, 1 से लेके 2 तक। तो इसकी वैल्यू हमको कोई कहे बताइए तो कितनी होगी, dt का समाकलन हो गया t, लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट 2। वैल्यू जैसे हम सॉल्व करते हैं तो एक जगह पे 2 रखेंगे, -1 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1 यानी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस मेथड से क्या किया था, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया था, किसका, जो इक्वेशन सॉल्व किए थे न्यूटन के इक्वेशन के, उसी मेथड पे यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, अब हम पुनः यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि i = आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, और लिमिट हमको लगाना है। अब अगर मान लीजिए पहले इसको हम सॉल्व कर लें, अलग से इसको सॉल्व कर लें, अगर हम dt को सॉल्व करें और लिमिट कितना है, 0 से लेके कहाँ तक, t/2 तक।
तो 0 से लेके t/2, पहले हम इसको अलग सॉल्व कर ले रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। अब 0 से लेके t/2 है तो यानी dt का समाकलन कितना हो गया, t हो गया। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है t/2। अब जब इसके जगह पे t के जगह पे हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t/2 माइनस 0, और किसी भी संख्या में से जब 0 घटती है तो वही आती है, यानी 1 माइनस 0 घटाएंगे 1 आएगा, 2 माइनस 0 घटाएंगे 2 आएगा, तो t/2 माइनस 0 घटेगा कितना आएगा, t/2 आएगा। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई t/2, कितने की, इतने की आ गई, इसकी वैल्यू आ गई t/2। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाएगा t/2, I = I0 sin ओमेगा t। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता हो गया कि कितना हो गया, t/2 हो गया, और ऊपर 1 है, जैसे यहाँ पे आगे अपान में है, बटे में है ना, तो बटे में तो 1/t/2 ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t/2। और ये जो वैल्यू है i/dt पे लिमिट लगाएंगे 0, अपर लिमिट क्या हो गया t/2, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ पे अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू t/2 पे है, अगर यहाँ पे जाते तो t पे रहता, ठीक है। और आप लोगों पे मैं वर्क दे रहा हूँ, जब डायरेक्ट 0 के जगह पे t/2 के जगह पे t करिएगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये एक वर्क आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हमको सिर्फ अर्ध साइकिल के दौरान t/2 की वैल्यू निकालनी है, इसको आप लोग घर से करिएगा प्रैक्टिस, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों के प्रैक्टिस और अच्छी सी हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो में मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे देखेंगे बाबू, तो यहाँ पे I0 हो गया साइन I/dt है ना, तो I/dt की जगह पे हमने रख लिया I0 sin ओमेगा t, ये हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/t/2, और t के लिए आज ही हमने बताया कि t जो है क्या है, आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल का फार्मूला आपने क्या रखा है, t के जगह पे रखा है 2π/ओमेगा। तो अगर हम t/2 लिखें तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब t 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर 1/t/2 है तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ये 1/ओमेगा ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे हो जाएगा, यानी 1/t/2 का क्या हो जाएगा वैल्यू, ओमेगा/पाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 1/t/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा/पाई। तो यानी ये हो गया ओमेगा/पाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और t/2 की वैल्यू कितना निकाले थे, π/ओमेगा, तो यहाँ पे हम रख दें π/ओमेगा। I0 बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे बचा कितना, साइन ओमेगा t, ठीक है। साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करें, देखिए फार्मूला होता है साइन ओमेगा साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कास थीटा, इसका हो जाएगा और समाकलन इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहे साइन 2 थीटा डी थीटा, तो 2 कांस्टेंट है, तो इसका रूल ये होता है कि हो जाएगा माइनस कास थीटा अपान ये 2 को हम एक बार क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये रूल होता है, ठीक है। मतलब पे समाकलन के कारण मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को इसलिए तोड़ फोड़ के बता रहा हूँ। जहाँ पे भी कोई समस्या होगी वीडियो पॉज करके फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे बाबू, तो इस जगह पे साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, इंटीग्रेशन देखें, तो ये ओमेगा/पाई ऑलरेडी बाहर चल रहा है, I0 बाहर चल रहा है, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी अपान कितना, ओमेगा, क्योंकि ये dt है, ये dt के अलावा t अगर है तो रहेंगे, ओमेगा बाहर है तो ओमेगा बटे में, ये रूल होता है समाकलन का, ठीक है। अब इस कास को अगर हम, और ये लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है π/ओमेगा है, ठीक। अब इस ओमेगा को भी हम बाहर अगर यहाँ पे कर ले और माइनस साइन को भी बाहर कर ले, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा अपान पाई, और ये I0, ये माइनस को बाहर कर दिया, और ये हो जाएगा कितना, ओमेगा, बचा यहाँ पे कितना, कास ओमेगा टी, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे हो गया π/ओमेगा, ठीक है। पुनः यहाँ से देख रहे हैं, पुनः यहाँ पे देख रहा हूँ, ओमेगा से ओमेगा कट सकता है, यहाँ पे बचा कितना, माइनस I0 अपान पाई,
और यहाँ पे रूल के हिसाब से जाएंगे तो ये आपका बचा कास ओमेगा। अब टी के सापेक्ष में हुआ था, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये टी के जगह पे वैल्यू रखी जाएगी ना, तो यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा और टी के जगह पे हो जाएगा पुनः पाई बाई ओमेगा और माइनस यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कास। अगर टी के जगह पे हम 0 रख दें तो 0 का मल्टीप्लाई ओमेगा में होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी कास 0, तो यानी यहाँ पे हो गया कास 0। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे आई एवरेज माइनस आई नॉट अपान पाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, बचा कास पाई। कास 180 अंश की वैल्यू होती है -1, तो यानी आपका हो जाएगा -1 माइनस कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो -1 कितनी -2 और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा तो प्लस और 2 का गुणा आई नॉट में तो हो जाएगा 2 आई नॉट अपान पाई आई एवरेज की। और जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 2 में पाई मतलब 3.14 से भाग देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.637, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.637 आई नॉट, ये आपका हो गया आई एवरेज की वैल्यू। आई एवरेज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.637 आई नॉट, यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एक बार फिर से मैं जल्दी इसको हम या तो रिवाइज कर दें। जैसे एवरेज वैल्यू के लिए हमने बताया है कि यहाँ से आपका हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t/2। t/2 कहाँ से आया है, मैं पीछे इसका डेरिवेशन कर दिया हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। लिमिट हम इसलिए लगाएंगे 0 से लेके t/2, केवल हाफ साइकिल के दौरान है, तो यानी 0 से लेके t/2, तो ये 1/t/2 है, तो यानी t/2 का वैल्यू क्या है पाई बाई ओमेगा, तो 1/t ओमेगा अपान पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपान पाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा t/2 पाई बाई ओमेगा। ये क्यों आया है t की वैल्यू, क्योंकि हमने आवर्तकाल के लिए फार्मूला भी सॉल्व किया है, t होती 2 पाई बाई ओमेगा। आई नॉट को हम बाहर ले लें और साइन ओमेगा टी यहाँ पे 0 साइन ओमेगा टी हो गया। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है ओमेगा अपान पाई आई नॉट, साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है माइनस कास ओमेगा टी। ओमेगा ये कांस्टेंट है, ओमेगा एक बार और हो जाएगा, इस ओमेगा लोअर लिमिट 0 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा माइनस को बाहर ले लिया तो यानी हो जाएगा माइनस ओमेगा अपान पाई आई नॉट, इस ओमेगा को भी हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे हो जाएगा कास ओमेगा टी। टी के जगह पे अगर वैल्यू रखें तो इसके सापेक्ष हुआ, टी के जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, जैसे कि हम बेसिक क्लासेज में करते आए हैं, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कास ओमेगा और ये टी की जगह पे 0 है तो यानी हो जाएगा 0, यानी कास ओमेगा का मल्टीप्लाई कास 0 में वैल्यू रखेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट अपान पाई और ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कास पाई की वैल्यू कास 180 की वंश होती है -1 और ये कास 0 की वैल्यू होगी -1 का मल्टीप्लाई माइनस में तो यानी +2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 आई नॉट अपान पाई। 2 अपान पाई को हम सॉल्व करते हैं तो 0.637 आई नॉट होती है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो ये है एवरेज वैल्यू हो गई। अब वर्गमूल माध्य मान, अगला जो हमारा हो जाएगा टॉपिक, जो सेकंड पार्ट है, हेडिंग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान, ठीक है। स्क्वायर इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, वर्ग की हो जाएगी स्क्वायर
मूल का हो जाएगा मीन, रूट माध्य का हो जाएगा मीन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पहले बोला जाता है यम फिर यस, RMS, यानी अगर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज की बात आएगी तो उसको डिनोट करेंगे VRMS। करंट की वैल्यू है तो यानी IRMS, तो यानी आपकी वैल्यू है IRMS। और जो हमारे घरों में वैल्यू आती है, जैसे बिजली की बिल कहते हैं ना कि हम लोगों को घर में जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्टेज की आ रही है, 440 वोल्टेज की आ रही है, तो वो VRMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे घरों में करंट आती है वो आपकी VRMS वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी ये IRMS वैल्यू है, यानी मतलब हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है 220 आती है, 440 आती है, 11,000 आती है, जनरली 220 आती है, तो RMS वैल्यू होती है जो हमारे घरों में आती है। इसको हम समझेंगे कैसे निकालेंगे। अब इसको हम पूरी कंप्लीट साइकिल में बनाएंगे, यानी एक साइकिल में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब लिमिट कितनी लगेगी आप बताइए सोच के, 0 से लेके कहाँ तक, T तक। जो हमारी बाउंड्री लिमिट लगेगी वो आपकी हो जाएगी 0 से लेके T तक, ठीक है, क्योंकि अब हमने T तक सेट कर दिया एक पूरी साइकिल में। दूसरी चीज यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट का स्क्वायर कर दें। पहले नाम देखिए इसका, पहले क्या कर लें, उसका स्क्वायर कर देंगे, करंट का स्क्वायर करेंगे। तो पहले स्टेप में जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर, फिर इसका माध्य, फिर रूट, ऐसे पहले उसका हम क्या निकालेंगे, इस डेरिवेशन का स्क्वायर, फिर उसका माध्य, फिर क्या करेंगे, रूट, अंडर रूट, ठीक है। मतलब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, फिर उसका मीन मतलब माध्य लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। अब पहले 2 स्टेप हम करते हैं यहाँ पे। जब इसमें हम बाबू सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करंट का बात हम करें, अगर करंट के लिए करें तो आपका हो जाएगा I स्क्वायर, मतलब वर्ग हो गया, ठीक है। और हम माध्य ले रहे हैं तो मतलब एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज के लिए हम इस पे बार लगा देंगे, हमारी सिंबल होती है। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य, अभी मूल नहीं ले रहे, वर्गमूल एकदम बाद में भी हम कर देंगे। इसको हम नाम क्यों लेंगे, स्क्वायर रूट मीन, मतलब करंट का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उसका क्या लिया, एवरेज लिया, माध्य लिया, और फिर बाद में हमने क्या लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब मीन ले लिया, मूल ले लिया, ठीक है। तब डेरिवेशन ही जाके कंप्लीट आपकी हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे I स्क्वायर को अगर हम देखें तो I नॉट, ये स्क्वायर के लिए अपने फार्मूला तो पिछले बार से पता हो गया कि I एवरेज के लिए आपने क्या निकाला था, I एवरेज के लिए था 1/T, मतलब जो dt था T, और यहाँ पे आपने किया I नॉट साइन ओमेगा t, यानी I dt, या ऐसे लिखे थे 1/T और यहाँ पे I dt, ये आपने किया था ना, तो उसी की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे हमने करंट लिया था तो करंट का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो I नॉट स्क्वायर I स्क्वायर dt हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम जब लिखेंगे तो यानी आपका हो जाएगा 1/T, और ये हो जाएगा 0 से लिमिट लेके कहाँ तक, T तक, यहाँ तक पूरा 0 से लेके T तक, और ये बाबू हो जाएगा I स्क्वायर, क्योंकि करंट का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर dt। इतना चीज समझ में आ गया है ना। अब देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/T, T की वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला था, 2π/ओमेगा, यानी 2π/ओमेगा, तो यानी 1/T, तो ये ओमेगा 1 जब होगा तो ये ओमेगा ऊपर हो जाएगा, 2π जो है हर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो यानी आपकी हो जाएगी बाबू कितना, ओमेगा/2π, और 0 T की वैल्यू कितनी है, 2π/ओमेगा, लिमिट लगा दीजिए। I स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t होता है ना, तो यानी आपका हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ये कहाँ से आया है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t की हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो हो गया I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t। पुनः जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो I स्क्वायर कॉमन हो सकता है ना, यानी ओमेगा/2π, और ये I नॉट स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचा आपका कितना 0, 2π/ओमेगा, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। एक मैथ पे हम फार्मूला पढ़े हैं हाई स्कूल में या 12th में, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ये पढ़े हैं ना।
नहीं पढ़े होंगे तो इसको फिर से यहाँ पे देख लीजिए, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसको लिख दें तो इसको हमको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, तो ये 2 इसके बटे में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो 1 माइनस कास 2 थीटा अपान ये हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल रूल होती है। तो और ये समाकलन डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, तो इसी पे हमको रखना है, तो ये फार्मूले का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे थीटा हमने रखा है वहाँ पे ओमेगा टी रखेंगे। जब इसी फार्मूले पे हम रखना होगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ओमेगा अपान 2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और इसके जगह पे लिख सकते हैं 0 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 थीटा के जगह पे ओमेगा टी अपान कितना है 2 है, और ये आपका हो जाएगा डी टी। इसको हम ये फार्मूले को हमने यहाँ पे रख के दिखा दिया। पुनः देखते हैं, अब जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 को अगर हम ऑलरेडी बाहर एक बार बाहर कर दें तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर बार मतलब माध्य है और स्क्वायर मतलब वर्ग है, तो वर्ग माध्य, अभी मूल हमने नहीं निकाला है, तो यानी आपका हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई और ये आई नॉट स्क्वायर, और ये आपका 2 पहले से निकाल देते हो गया 2 बचा यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा और 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, ओमेगा आई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, यहाँ पे आपका हो गया 2। ठीक है, पुनः जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dt का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो dt और dt का समाकलन हो गया t। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी माइनस कास थीटा का समाकलन होता है साइन 2 ओमेगा अपान 2 ओमेगा, लोअर लिमिट लगा देंगे 0 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया। पुनः जब इस पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर 2 इंटू 2, यहाँ पे हो सकता है 2 पाई इंटू 2। अब इसके जगह पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t के जगह पे हो जाएगा, t के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, अब लोअर लिमिट t के जगह पे, तो t के जगह 0 रखेंगे 0। पुनः अब फिर यहाँ पे साइन 2 पाई के जगह पे अगर रखें तो 2 पाई ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा टी आपका हो गया, तो इसके जगह पे रखेंगे तो 2 पाई ओमेगा के जगह पे रखेंगे तो t के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और साइन आपका हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 0, ये 0, और पुनः जब यहाँ पे रखेंगे t के जगह पे 0 तो ये टोटल हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से वैल्यू आपकी बच गई कितनी 2 पाई बाई ओमेगा। अब पुनः ओमेगा अपान 2 पाई आई स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर पे जो बार होगा बाबू ये आपका आई नॉट का स्क्वायर, ये फाइनल फार्मूला मिला, और फिर क्या निकालना है बाद में, वर्गमूल इसका करना है, क्योंकि इसका नाम है वर्गमूल माध्यमान। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर, इसका हमको रूट स्क्वायर निकालना होगा ना, तो इसको हम निकालेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, आई स्क्वायर बार पे अंडर रूट, वर्गमूल हमने ले लिया, जब वर्गमूल लेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट और रूट 2, ये 2 का वर्गमूल होगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.707 आई नॉट, ये आ गई जिसकी वैल्यू वर्गमूल माध्यमान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आई नॉट अपान रूट 2, तो यानी जो वैल्यू आपकी आई, एक फार्मूला आपने निकाला आई एवरेज की वैल्यू पिछली आ गई 0.637 आई नॉट, और यहाँ पे आपने आई आर एम एस की वैल्यू निकाला 0.6707 आई नॉट। ये दोनों फार्मूला आप लोग को लर्न करना है, याद करना है न्यूमेरिकल लगाने के लिए।
और दूसरी चीज़ ये होगी कि हो सकता हो ये लाइन आप लोग को समझ में ना आई हो, केवल ये लाइन समझ में ना आई हो, तो उसके लिए हम फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, पूरा उसको डिटेल कर दे रहे हैं कि कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपकी है ना, तो एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो केवल हमको इसकी बात, केवल यहाँ से ये लाइन आपको समझ में नहीं आई तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में हुआ तो t के सापेक्ष में जब हुआ है तो यानी t के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा रख सकते हैं ना। एक बार जैसे मान लीजिए x पे पावर 2 है 1 है, एक बार अपर लिमिट रखी जाएगी, एक बार लोअर लिमिट, तो इसको हम लिखते हैं 2 - 1 ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी t है तो एक बार अपर लिमिट फिर माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब 0, t के जगह पे 0 रखना है तो 0, फिर प्लस, ये माइनस है तो माइनस एक बार है तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। और यहाँ पे है साइन 2 ओमेगा है और t के जगह पे क्या रखना है 2 पाई बाई ओमेगा और यहाँ पे अपान 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा यहाँ पे रख दिए, फिर माइनस और ये रूल वाला माइनस, जैसे हमने यहाँ किया था x 2 1 किया था तो 2 - 1 तो माइनस ये और फिर माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे रखेंगे 0, t के जगह पे 0, तो यानी आपका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपान 2 ओमेगा। तो ओमेगा का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, नीचे कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे देखिए 2 ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 इंटू 2 4 पाई साइन n पाई, मतलब चाहे 180 रहे चाहे 360 रहे चाहे 720 रहे उसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, नीचे कुछ भी रहे 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो यानी इसकी वैल्यू हमें कितना मिल गई, यही तो मिली ना, यही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ये आपकी मेन टॉपिक खत्म हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम VRMS में यानी वोल्टेज में यानी आपकी वैल्यू आई कितनी 0.707 आई नॉट, आई एवरेज की वैल्यू या V एवरेज की वैल्यू आपकी आई 0.637, जब इसको सॉल्व करेंगे आई नॉट से आई नॉट कट गया 1.1 आएगा, 1.1 यानी 11, यानी लाइट इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 के गुणनफल में ही होगा। अगर कोई आपसे पूछ रहे कि भारत में लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन 1.11 के गुणन में क्यों होता है तो आप ये कहेंगे कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो आता है 1.1 जो कि फैक्टर में है 11 के, इसीलिए इसकी वैल्यू 11 के मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिल रहे हैं, धन्यवाद।